Hello everyone, welcome to Studies on for Commerce. So till now we have done the meaning of business environment, internal environment. Now we are going towards external environment, right? तो जो हमने पहले मैंने बताया वो मैंने अपनी पहली वीडियोस में अपलोड कर दिया है. इफ़ यू आर वाचिंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम प्लीज़ आप उन पे पहले जाइए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये टॉपिक लिंक कर रहे हैं, राइट? हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नाम से ही क्लियर है, जो कि आउटसाइड है, मतलब बाहर की तरफ है, जिसमें क्या है, फोर्सेस जो है वो फर्म की बाउंड्रीज के बाहर है. ठीक है, एक्सटर्नल है, नाम से क्लियर है. अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है लेकिन थ्रेट भी है, मतलब कि खतरा भी है और काम करने के लिए हमें जो है एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी ये देता है. ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है. जब है ये एक्सटर्नल तो ऑर्गेनाइजेशन का इसमें कंट्रोल हो भी कैसे सकता है. रीजन टू रीजन ये वेरी करता है. ठीक है, मतलब जो एक रीजन, सपोज एक चीज़ जो पंजाब में एप्लीकेबल है एक्सटर्नल में, ज़रूरी नहीं महाराष्ट्र में वही चीज़ चल रही हो. तो रीजन टू रीजन भी ये वेरी कर सकता है. या अमृतसर में जिस वे में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चलता है, ज़रूरी नहीं है वो जलंधर में भी फॉलो करता हो. देन अनकंट्रोलेबल है, बिल्कुल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर दें. ठीक है, क्योंकि अगर हम इग्नोर कर देंगे तो बिजनेस में कई तरह के लॉस हम फेस कर सकते हैं. इसमें रिक्वायरमेंट है ट्रू एनालिसिस की, कि अच्छे से इसका आकलन किया जाए. हमें आउटसाइड फैक्टर्स का जो है वो बिजनेस पे इफेक्ट जो है वो चेक करना है. एक्सटर्नल फैक्टर्स के अगेन दो फैक्टर्स आते हैं, एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो. माइक्रो जो है वो पर्टिकुलर बिजनेस को ही इफ़ेक्ट करता है. जैसे सपोज कि कोई बिजनेस, मतलब सपोज जैसे कि कोई बीमारी आई, ठीक है, तो वो जैसे फार्मिंग में कोई बीमारी आई तो उसने क्या किया, एग्रीकल्चर को ही इम्पैक्ट किया. ठीक है, जिस टाइम टेकिंग एग्जांपल कि आई कोई बीमारी, उसने सिर्फ एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया. इससे क्या बाकी बिजनेस जो है इम्पैक्ट नहीं हो रहे, लेकिन क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चर का हो रहा है. ठीक है, मैक्रो क्या है, जिसमें सारी इंडस्ट्री ही उससे इफेक्ट होगी, मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री का पार्ट होगा वो सारी उसमें इम्पैक्ट होगी. मतलब एक छोटा सा यूनिट माइक्रो में इफेक्ट होता है और एक बड़ा यूनिट जो होता है वो मैक्रो में इफेक्ट करता है. ठीक है, अब इनके दोनों के अपने अपने फैक्टर्स हैं. सबसे पहले हम माइक्रो के कवर कर रहे हैं, राइट? पहला आता है इसमें कस्टमर. एज वी नो कस्टमर इज ऑलवेज कंसीडर्ड किंग ऑफ मार्केट. ठीक है, किंग मार्केट का क्यों कहा जाता है, बिकॉज अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, तो फिर हम बेसिकली प्रोड्यूस कर ही किसके लिए रहे हैं. सो किंग है मार्केट का. डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं कस्टमर के. ठीक है, सेगमेंट्स का मतलब पार्ट्स की. हो सकता है आपका प्रोडक्ट ओल्ड है और ओल्ड ही कस्टमर है, या नया प्रोडक्ट है नया कस्टमर है, पुराना प्रोडक्ट है नया कस्टमर है, नया प्रोडक्ट और पुराना कस्टमर है. जैसे हम ही कई प्रोडक्ट जो है वो पुराने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम अब तक करते आ रहे हैं, तो हम क्या हो गए, ओल्ड कस्टमर, और ओल्ड ही हमारा प्रोडक्ट है. लेकिन अगर हम जैसे कोई नई चीज़ आती, जैसे पतंजलि जब नया आया तो लोगों ने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, तो प्रोडक्ट नया हो गया और नए ही क्या हो गए, लोग. अब क्या है, इसी तरीके से मार्केट जो है वो डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट में एग्जिस्ट करती है. देन उसके बाद जो है हमारे पास है कि बिज़नेस की ऑब्लिगेशन क्या बनती है, मतलब बिज़नेस की इसमें क्या ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, क्योंकि कस्टमर किंग है मार्केट का, तो वो फोकस करे डिफरेंट कस्टमर की नीड्स के ऊपर, राइट? अपने माइंड में रखे कि सिंगल कस्टमर भी रिस्की हो सकता है, मतलब कि ये ना सोचे कि हाँ मतलब मैंने सिंगल मतलब ठीक है कोई आता है नहीं आता ना आए, मतलब ऐसी मतलब ना लेके आए माइंड में. क्योंकि कोई कस्टमर जो है, अगर सपोज मेरी डीलिंग एक कस्टमर के साथ अच्छी है तो ऑब्वियसली वो दूसरों को भी बोलेगा, अपने फ्रेंड्स को बोलेगा, अपने रिलेटिव्स को बोलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आप लो. लेकिन अगर यही है ना, वो चाहे अप्रिशिएट सबके सामने करे ना करे, लेकिन जब बुराई करनी है ना तो उसको भी कह देगा जिसको शायद नहीं भी जानता होगा. ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है. बेस्ट कस्टमर को हमेशा अपने पास रखना है, रिटेन करके रखना, उसको जाने नहीं देना. एक मुझे पता है पर्सन बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा कस्टमर है, सो मेरे को उसको क्या है
रिटेन करके रखना है, बट इट डजंट मीन कि मैं अपने नए कस्टमर्स को भूल जाऊँ। आप उसको भी क्या हो फोकस करोगे, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स करते रहो, ताकि कहीं पे भी जो है वो कंज्यूमर बोर ना हो जाए कि यार ये तो वही प्रोडक्ट दे रहा है। नहीं नहीं, हमें क्या है, अपडेट अपने आप को करते रहना है, बिकॉज हमें क्या करना है, रिटेन करके रखना है। देन सेल्फ एसोसिएशन के बिजनेस एसोसिएट करे अपने कस्टमर्स के साथ, उनके साथ लिंक्स मेंटेन करे, सो डैट कस्टमर जो है वो एक अपने आप को अटैच्ड फील करे, राइट। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल आता है इन्वायरमेंट में फैक्टर, डैट इज सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जो आपको माल सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, या अगर आपको जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए वो सप्लाई कर रहा है। तो जो रिटेलर्स हैं और होलसेलर्स दोनों ही हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, ठीक है। देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इसमें क्या है, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिटर्मिन करना। कैरिंग कॉस्ट मतलब कि जैसे अब सपोज़ मैं महाराष्ट्र में हूँ, मेरे को माल जो है वो हिमाचल से मंगवाना है, तो हिमाचल से लेके महाराष्ट्र तक कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक है, वो डिटर्मिन करना। मतलब कि मैं ये सोचूं कि मुझे हिमाचल से मंगवाने में ज़्यादा पैसा लगेगा, या अगर मैं महाराष्ट्र से ही मतलब अपने हब में से ही मंगवा लूँ वो महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिन करना होता है। देन उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट की, ऑर्डर करने पे कितना हमें वो पर्टिकुलर कॉस्ट पड़ रहा है और कितना हमें रिक्वायर्ड चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि बस जितना बनवाना है, लाइक सपोज अगर मुझे 20 प्रोडक्ट्स बनाने हैं एक दिन में, तो मैं बस 20 प्रोडक्ट का ही सामान रखूं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा हम मतलब बिजनेस थोड़ा एक्सेस में लेके चलती है, ये भी नहीं कि डबल ही कर दे, बट हाँ थोड़ा, क्योंकि 20 में कोई वेस्टेज भी हो सकती है, कोई ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो उतना मतलब आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में रखना भी है, जिसको प्रॉक्सिमिटी ऑफ बल्की और हैवी मटेरियल, ठीक है। मतलब कि कोई बल्की मटेरियल है या हैवी मटेरियल है, उसका ऑल्टरनेटिव रखना। कोई जैसे सपोज कि कोई मटेरियल है, वो काम करते करते चलना बंद हो गया, तो उसका ऑल्टरनेटिव रखना कि हमारे पास जो है वो काम चलाने के लिए ये जो है एक मटेरियल होना चाहिए। देन कंपटीशन फ्रॉम सप्लायर्स, क्योंकि इतने सारे सप्लायर्स होंगे, ठीक है। आप अगर देखो, जिसको तो मैं दूंगी वो जिससे तो मैं लूँगी वो तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, लेकिन जिससे नहीं लूँगी वो भी एक हो जाता है ना कि हाँ इन्होंने मुझसे नहीं काम करवाया या उससे काम करवाया है, तो मे बी वो क्या है, कई बार कॉम्पिटिटर्स को ज़्यादा सस्ते में दे देते माल, जस्ट इन आपको जो है वो नीचे करने के लिए, ठीक है। अब जो है कि कैसे डिसाइड करना है कि जब सप्लायर का हम देखते हैं, जैसे सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करती है, और उसमें क्या है, ये सारे प्रोसेसेस में से गुजरती है। तो सबसे पहले मुझे पता है मेरा जो रॉ मटेरियल है कॉटन है, मुझे कॉटन मंगवानी है जो सप्लायर से, तो वो मुझे 100 में पड़ रही है उसकी स्पिनिंग पे, ठीक है, वो 20 रुपये लगे, वीविंग जो है वो 20 लगे, ऐसे करते करते टोटल 200 आ गया। मतलब कॉटन 100 होने से यही कॉटन 200 हो जाएगी, तो मेरा टोटल 400 बन जाएगा। मतलब ये चीज़ मुझे डिटर्मिन करनी है, क्योंकि बाकी तो मुझे पता है कि ये सारे इंटरनल है। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल फ्रॉम स्पिनिंग टू पैकेजिंग, दिस इज ऑल इंटरनल, राइट। कॉटन इज एन एक्सटर्नल बिकॉज आई एम परचेजिंग कॉटन फ्रॉम आउटसाइड। सो कॉटन क्या है, मेरे लिए एक्सपेंसिव सोर्स हो सकता है, तो ये सप्लायर के ही मुझे डिटर्मिन करना पड़ेगा कि मैं जो हूँ वो इतनी अमाउंट में लूँ जिससे मेरी ओवरऑल कॉस्ट इम्पैक्ट ना हो। मतलब सिंपल मतलब ये कि जो बिजनेस होता है वो ये डिटर्मिन करता है कि मुझे आउटसाइड सोर्स कितने में पड़ रहा है, क्योंकि वही मुझे इम्पैक्ट करेगा ज़्यादा। देन बिजनेस के लिए थ्रेट्स क्या आ जाते हैं कि उसको ऑप्टिमम क्या चाहिए, लेबर की सप्लाई उसके पास हो, सप्लाई आपने मतलब सप्लाई रॉ मटेरियल की तो आपने देख ली कि आपको जो है ये देखना है कि आपको कहाँ से कम प्राइस पे मिल रहा है। अगर कोई ज़्यादा चार्ज कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है, मतलब ये चीज़ हम एक्सटर्नल फैक्टर को हम इस तरह डिटर्मिन करते हैं। इसके साथ ही बिजनेस के जो थ्रेड्स होते हैं वो क्या है कि सप्लाई लेबर की कैसी है। आपने सारे यूनिट्स परचेज करके रख लिए हैं, बट आपके पास लेबर ही नहीं है, उनको लेबर को वेज कितना दे रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन कैसे हो रही है, स्ट्राइक्स तो नहीं हो रही है, मतलब लेबर किस तरह का काम करके दे रहे हैं, कैसा
प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, या आप भी जो हो वो अप्रोप्रिएट उनको मटेरियल दे पा रहे हो या नहीं, क्वालिटी दे पा रहे हो या नहीं, क्वांटिटी दे पा रहे हो या नहीं, प्राइस उनका ठीक है या नहीं है। ये तो नहीं है कि महंगा प्रोडक्ट ज़रूर है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बीइंग लाइक आउटसाइड इम्पैक्ट आपको ये स्टडी करनी पड़ती हैं। इसीलिए जो है वो अपॉर्चुनिटी तो है। क्यों अपॉर्चुनिटी क्यों हुई? क्योंकि हमें जो है इसी की बेसिस पे अपना बिजनेस करने को मिल रहा है, लेकिन थ्रेट भी है। थ्रेट कैसे है? क्योंकि हम जो कर रहे हैं लाइक ये हमारे लिए थ्रेट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि अगर ये सही ना हुए तो हमारी सबसे जो ख़राब है वो क्या होगी? प्रॉफिटेबिलिटी। सो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। देन उसके बाद आता है दैट इज कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजीज। एक्सटर्नल है, कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं? राइवल्स जो है, मतलब हमारे साथ में जैसे जिनके साथ हमने मुकाबला करना है, ठीक है। सो कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज क्या, वो भी आपका एक होना चाहिए फोकस कि आप डिटर्मिन कर सको, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आपके डिसीजन इम्पैक्ट करते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी एक्सटर्नल हुई, जिसमें हमारे पास आता है डिज़ायर कंपटीशन, ठीक है, कि जो कस्टमर है उसकी सिर्फ डिज़ायर है कोई प्रोडक्ट खरीदने की, ठीक है, कि इच्छा है उसकी। तो आप ये एक्सटर्नल कैसे हुआ कि देखो इच्छा उसकी है, अब वो कोई भी ब्रांड इसमें से चूज़ कर सकता है, ठीक है। इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, बिजनेस के बियॉन्ड कंट्रोल है, क्योंकि मेरी कोई भी डिज़ायर हो सकती है कि मैं क्या लेना चाहती हूँ। जेनरिक कंपटीशन होता है कि ऑल्टरनेटिव में से चूज़ करना कि मैं इनमें से ये प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यही प्रोडक्ट लेना है। ब्रांड कंपटीशन हो गया कि ब्रांड कॉन्शियस हूँ मैंने ये पर्टिकुलर ब्रांड लेना है। मतलब ये कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज कैसे हुई कि मतलब प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर कैसे हुआ कि जब कस्टमर डिज़ायर करे कि मुझे ये लेना है, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, बिकॉज उसकी नीड के ऊपर है ना, उसको चाहिए एसी और मैं बनाती फ्रिज हूँ, सो मैं उसकी डिमांड उसमें नहीं कुछ कर सकती। जेनरिक कंपटीशन वो जिसमें ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, हो सकता है मेरा ब्रांड उतने ऑल्टरनेटिव्स दे ही नहीं पा रहा, ठीक है। जैसे सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैं सिर्फ वो प्रोडक्ट दे रही हूँ, लेकिन कई लोग होते हैं ना उसके साथ कई सारी स्कीम्स दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दे पा रही, तो ऑल्टरनेटिव में मैं स्टैंड ही नहीं कर पा रही। वो एक अलग बात है कि मैं बाद में फोकस करके उनको वो सारी ऑप्शंस अवेल कराऊँ, बट एट द मोमेंट क्या है, दिस इज़ एक्सटर्नल, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती कि नहीं तो ये मत ले ये वाला ले। देन प्रोडक्ट फॉर्म, जैसा उसको चाहिए वो वैसा ही उसमें लेगा, ठीक है। जैसे हम सपोज मैं एक फ्रिज भी बना रही हूँ, तो फ्रिज के केस में क्या है कि मैं जो फ्रिज बना रही हूँ हो सकता है मेरा डबल डोर नहीं है, लेकिन उसको डबल डोर चाहिए। सो प्रोडक्ट फ्रिज ही है, बट क्या है, डबल डोर है, तो उसकी प्रेफरेंस भी उसके ऊपर ही होगी। देन ब्रांड कंपटीशन, कि ब्रांड वाइज जो है वो कंपटीशन कि उसको पर्टिकुलर ब्रांड का ही लेना है, सोनी का ही लेना है या सैमसंग का ही लेना है। तो ये एक्सटर्नल तो है। जैसे हमने जब डिस्कस किया था तो पहले ये बात कही थी कि एक्सटर्नल तो होते हैं, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं इसको इग्नोर न कर दें, हमें इस पर फोकस करना है। हाँ, जहाँ हमारा बियॉन्ड कंट्रोल है वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे इसको फोकस करके लेकर आए वो हमारा इसमें मेन टास्क होता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। थैंक्स। प्लीज़ इसको ज़रूर देखें और समझें, और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डिस्कस करें। थैंक यू।